क्यों बच्चों, आज हमारे फिजिक्स की जर्नी कहाँ जाएगी? आज हमारे फिजिक्स की जर्नी जाएगी मैक्सवेल एलसी ब्रिज पर। मैक्सवेल एलसी ब्रिज क्या है? तो मैक्सवेल एलसी ब्रिज इज द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ मैक्सवेल ब्रिज। देखो दोनों ही मैक्सवेल का है, मैक्सवेल ब्रिज भी मैक्सवेल का, मैक्सवेल एलसी ब्रिज भी मैक्सवेल का। तो नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, इन विच सेंस मैक्सवेल एलसी ब्रिज इज मॉडिफाइड फ्रॉम मैक्सवेल ब्रिज। मैक्सवेल ब्रिज और मैक्सवेल एलसी ब्रिज दोनों से ही हम सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल ज्ञात करते हैं। इसका मतलब दोनों के द्वारा हम क्या करते हैं? इंडक्शन का मेजरमेंट करें, इंडक्टेंस का। मैक्सवेल एलसी ब्रिज में क्या है? आप देख रहे हो कैपेसिटेंस लगा है। इसका मतलब कि मैक्सवेल एलसी ब्रिज के द्वारा जो इंडक्टेंस का मेजरमेंट हो रहा है वो किसके टर्म्स में हो रहा है? वो हो रहा है कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस के टर्म्स में। इसका नाम मैक्सवेल एलसी ब्रिज थोड़ा सा मॉडिफाइड है। किससे? मैक्सवेल ब्रिज से। जैसे मैंने कहा ना, आप कोई गाड़ी खरीदते हो तो हर बार आता है कि नहीं, जैसे मोबाइल ही ले रहे हो तो क्या होता है? नोट, फिर नोट 6 प्रो, प्रो 9 प्रो, ऐसे करके आता है ना, तो मॉडिफाइड होते जाता है। ऐसे मैक्सवेल का जो ब्रिज है उसका जो मॉडिफाइड फॉर्म है वो है मैक्सवेल एलसी ब्रिज। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो द सर्किट डायग्राम ऑफ मैक्सवेल ब्रिज इज शोन इन फिगर। सबसे पहले बनाते हैं, माइंड को कंसंट्रेट रखना बेटा। सबसे पहले हम बनाते हैं मैक्सवेल ब्रिज का, एलसी ब्रिज का फिगर। ये हमने ले लिया एक रेजिस्टेंस R1 और इसके पैरेलल में एक स्टैंडर्ड कैपेसिटर लेते हैं C1। आप इसको कह सकते हो स्टैंडर्ड वेरिएबल कैपेसिटर। जहां पर भी ये एरो लगा होता है इसका मतलब होता है कि वो कैसा है? वेरिएबल है। क्लियर? अब यहां पर हम लोग फिर से लेते हैं कौन सा? एक और लेते हैं हम लोग यहाँ पे R2। क्या लेते हैं? R2। तो दूसरा आपका एक रजिस्टर हो गया R2। इस वाले आर्म्स में एक रजिस्टर और ले लो। कौन सा लेते हैं हम लोग? इसको हम लोग बोलते हैं R3। ये सब हम अपने मन से नहीं बनाते, ये सब मैक्सवेल का बनाया है उन्होंने। सर्किट डायग्राम है क्या? एक प्रकार से ब्रिज है क्या? एक प्रकार से क्या है? सर्किट का जाल है। तो अलग अलग तरीके से ब्रिज को बैलेंस करने के लिए ये यूज होता है। और यहाँ पर हम यूज करते हैं एक इंडक्टेंस कैपिटल L, अननोन इंडक्टेंस, इसी को हमको याद करना है L को, और एक लगाते हैं हम यहाँ पे और रेजिस्टेंस, और ये रेजिस्टेंस को क्या करते हैं हम लोग? R4। तो हमारे पास 4 रजिस्टर हो गए, 1 2 3 4, R1 R2 R3 R4, और एक सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल L है। अब यहाँ से हम जोड़ देते हैं एक सोर्स को। क्लियर? इसी सोर्स को जोड़ देते हैं, और ये जो दूसरा डायगोनल है यहाँ से लगा देते हैं हम लोग एक हेडफोन या डिटेक्टर। हेडफोन भी लगा सकते हैं और डिटेक्टर भी लगा सकते हैं। तो ये आपका एक प्रकार का बन गया मैक्सवेल एलसी ब्रिज। कैसे इसको लिख सकते हो तुम? अगर आप इसको लिखना चाहो तो मैं लिखवा भी देता हूं आपको। चाहिए मेरे साथ नोट्स खोल दीजिए। तो लिखिए द सर्किट डायग्राम। आप पहले शुरू से कर देगा। तो मैक्सवेल एलसी ब्रिज इज द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ मैक्सवेल ब्रिज। अब वीडियो चला के बाद में लिख लेना। द सर्किट डायग्राम ऑफ मैक्सवेल ब्रिज इज शोन इन फिगर। द आर्म ए बी कंटेन एक रजिस्टर R1 and a variable capacitor C1 in parallel. The arm BC contain a resistor R2 and AD contain resistor R3, and the arm CD contain unknown inductance L and a variable resistor R4. तो आपने यहाँ पे देखा कि हमारे पास 2 वेरिएबल हैं, एक है R4 और एक है C1। क्लियर है? अब हम इसको सॉल्व करते हैं। आपको मालूम है द जनरल बैलेंस कंडीशन ऑफ AC क्या होता है? Z1 अपॉन Z2 इज इक्वल टू Z3 अपॉन Z4। क्लियर? अब Z1 अपॉन Z2 इंटू Z3 अपॉन Z4 को थोड़ा सा मॉडिफाइड कर देते हैं। हम एक काम करते हैं, Z1 इधर ला देते हैं, अभी बताएंगे क्यों। तो Z4 अपॉन Z2 इज इक्वल टू Z3 होगा ना, Z3 इज इक्वल टू Z3 इंटू 1 अपॉन Z1। मैं इसको Z3 अपॉन Z1 भी लिख सकता था, पर मैंने क्यों नहीं राइट किया वैसे। अब मैं आपको बताऊंगा 1 अपॉन Z1 लिखने से ये चीज आसान हो जाएगी, थोड़ी इजी हो जाएगी, और कोई बात नहीं है। आप Z3 अपॉन Z1 भी लिख सकते हो। क्लियर? अब हम निकालते हैं Z1। आपको देखो यहाँ पे ये दोनों पैरेलल में है, तो इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा? 1 अपॉन Z1 इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन XC1। और XC1 की वैल्यू क्या होती है? XC1 की वैल्यू होती है 1 अपॉन J ओमेगा C1, और ये J ओमेगा C1 कहाँ जाएगा? ऊपर,
आएगा 1/R1 प्लस जे ओमेगा C1। तो ये आपकी किसकी वैल्यू निकल गई? 1/Z1 की। Z1 मत निकालना, क्योंकि अगर अलग से Z1 निकालोगे तो आपको डिफिकल्टी होगी। अब ये बता, इसीलिए ऐसा किया मैंने। अब यहां से Z2 निकालो बेटा। तो Z2 में एक ही है, ये है, कौन सा है? R2। अतः Z2 इक्वल टू क्या हो गया? R2। Z3 कितना है? Z3 में भी एक ही है, तो क्या होगा? R3। और Z4 में L और R4 दोनों कैसे हैं? सीरीज में। और सीरीज में आप जानते हो रेजिस्टेंस क्या होता है? R इक्वल टू R1 प्लस R2। सीरीज में सीधा जुड़ जाता है। तो यहां से जब निकालोगे तुम Z4, तो Z4 इक्वल टू क्या आएगा? R4 प्लस जे ओमेगा L। क्लियर है? अब हम इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ Z4, Z2, Z3 इंटू 1/Z1 इन इक्वेशन 1। तो लिखेंगे नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, हम तो 1 बोलते नहीं, हम तो बोलते 111, क्योंकि बड़े आदमी बड़ी बात, तो हमारे लिए बड़ी बात हो। तो ये हो गया 111 में रख दो वैल्यू। तो क्या आएगी Z4 की वैल्यू? बताओ हमें। Z4 की वैल्यू क्या आएगी? R4 प्लस जे ओमेगा L। ये किसकी वैल्यू आई? Z4 की। अपॉन Z2 कितना है मेरे लाल? Z2 है आपका R2। क्यों? सही है ना मेरे लाल पीले हरे नीले? सही रखना हो वैल्यू बेटा, कहीं गलत होगा बताना मुझे, ठीक है? क्योंकि जानते हो पढ़ाई जो होती है ना, ये नहीं होता कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं। पढ़ाने का मतलब कि हम लोग मिलकर पढ़ रहे हैं। पढ़ाई किसी बाप की जागीर नहीं ना है, जो पढ़ेगा उसको आएगा। क्लियर? हम लोग मिलकर पढ़ रहे हैं ना, कुछ आप सिखाइएगा, कुछ मैं आपको सिखाता हूं। इज दैट क्लियर? इज इक्वल टू, यहां पर Z3 कितना है? Z3 है R3 इंटू 1/Z1 पूरा रख लो वैल्यू। अब समझ में आया मैंने क्यों नहीं इसको तोड़ा? तो 1/Z1 यहां से कितना आ जाएगा? 1/R1 प्लस जे ओमेगा C1। ये आपकी वैल्यू आ गई। इज दैट क्लियर? अब हम इसको इधर तोड़ दे, इधर अंदर ले दिया है, ये ब्रेक कर दे। तो R4/R2 प्लस जे ओमेगा L अपॉन R2 इज इक्वल टू, अब ये R3 अंदर जाएगा, R3/R1 प्लस जे ओमेगा C1 इंटू R3। क्लियर? अब आपको पता है कि हम लोग करते क्या है? इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। और जब यहां से करोगे इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, वी गेट अब रियल पार्ट सब कंसीडर करोगे तो आएगा R4/R2 इज इक्वल टू R3/R1। थोड़ा सा अरेंज कर ले इसको, और जब इसको तुम अरेंज करोगे तो आएगा R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4। दिस इज द DC बैलेंस कंडीशन। ये आपके पास DC बैलेंस कंडीशन हो गया। अब कॉम्प्लेक्स सर्किट पे आते हैं, इमेजिनरी पार्ट्स को इक्वेट करते हैं। तो यहां इमेजिनरी पार्ट्स कितना है? यहां इमेजिनरी पार्ट्स है ओमेगा L अपॉन R2, और यहां कितना है बेटा? ओमेगा C1 इंटू R3। ओमेगा से ओमेगा कैंसिल आउट। L इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? L इज इक्वल टू हमें बताइए। L इज इक्वल टू C1 R2 और R3। तो ये आपके पास आ गया AC बैलेंस कंडीशन। तो आपने पाया क्या कि हमारे पास दो बैलेंस कंडीशन है, इक्वेशन 222, इक्वेशन 333। तो इक्वेशन 2 रिप्रेजेंट द DC बैलेंस कंडीशन and equation 3 represent the AC balance condition. तो the DC balance condition is obtained by varying R4। ये देखो by varying R4, यानी कि R4 को वेरी करा के ये बैलेंस ले सकते हैं। और यहां पर देखो C1 वेरिएबल है, और अगर C1 वेरिएबल है तो हम C1 को वेरी करा करके हम क्या कर सकते हैं? AC बैलेंस कर सकते हैं। यानी मोटे मोटे में आप क्या कर सकते हो? आप फिजिक्स एक लाइन की होती है, फिजिक्स में आप क्या कह सकते हो? सिर्फ एक लाइन की फिजिक्स ये है कि C1 और R4 की हेल्प से हम पूरे सर्किट को बैलेंस कर सकते हैं। क्लियर? अब एक बार शुरू से मैं बताता हूं, बोर्ड आप देखिएगा, मेरी आदत है बताने की, एक बार ध्यान दीजिएगा।
Maxwell LC bridge is a modified form of Maxwell bridge in which we find the inductance in terms of capacitance and resistance. Clear? The circuit diagram of Maxwell bridge is shown in the figure, in which R1 and C1 is in parallel. Then we have 1 upon Z1 is equal to 1 upon R1 plus j omega C1. आप वैल्यू देखते रहो. Now Z2 is equal to R2, Z3 is equal to R3 and Z4 is equal to j omega L plus R4. कर सकते हो. Putting the value of अब Z1 जो आपका Z1 अपॉन Z2 इज इक्वल टू Z3 अपॉन Z4 है, उसको थोड़ा सा अरेंज कर लें तो Z4 अपॉन Z2 इज इक्वल टू Z3 इंटू 1 बाई Z1. पुटिंग द वैल्यू ऑफ Z4, Z2, Z3 एंड 1 बाई Z1. Z1 नहीं, 1 बाई Z1. वी है R4 प्लस जे ओमेगा L अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अब ब्रैकेट में 1 अपॉन R1 प्लस जे ओमेगा C1. अब हम इसको अलग अलग कर लें तो आएगा R4 अपॉन R2 प्लस जे ओमेगा L अपॉन क्या चीज R2 और इज इक्वल टू ऊपर वहां पे क्या आएगा R3 अपॉन R1 प्लस जे ओमेगा C1 इंटू R3. Equating real and imaginary parts, we have R4 upon R2 is equal to R3 upon R1. This implies that R1 upon R2 is equal to R3 upon R4. This is the balance condition. Clear? अब आ जाओ सेकेंड पार्ट पर. जब इमेजिनरी पार्ट्स कंसीडर करते हैं तो आता ओमेगा L अपॉन क्या चीज R2 इज इक्वल टू वहां से क्या आता है ओमेगा C, वैसा नहीं है ओमेगा C1 इंटू R3. ओमेगा से ओमेगा कैंसिल आउट, L इज इक्वल टू C1 R2 इंटू R3. ये दिस इज द AC बैलेंस कंडीशन. आप उल्टा भी कर सकते हो इसको. कैसे? L इज इक्वल टू C1 R2 R3 इसको लिख सकते हो ओमेगा L अपॉन R2 इज इक्वल टू आप क्या आएगा ओमेगा C1 अपॉन क्या चीज ओमेगा C1 इंटू R3. यहाँ पे आया ना. यहाँ से उल्टा कैसे कर सकते हो R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4 तो आएगा R4 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R1. इसके ऊपर जाओगे रियल इमेजिनरी पार्ट्स में तो क्या आएगा R4 अपॉन R2 प्लस जे ओमेगा L अपॉन R2 इज इक्वल टू ऊपर आएगा R3 अपॉन R1 प्लस जे ओमेगा C1. इसको आप ब्रैकेट में कर लो तो आ जाएगा ब्रैकेट बाहर आ जाएगा तुम्हारा R3 और ब्रैकेट में आएगा 1 अपॉन R1 प्लस जे ओमेगा C1. और ये किसकी वैल्यू थी? इसके ऊपर जो वैल्यू थी वो था Z4 इक्वल टू क्या चीज Z4 इक्वल टू था तुम्हारा R4 प्लस जे ओमेगा L, Z3 इक्वल टू R3, Z2 इक्वल टू क्या चीज R2 और Z1 इक्वल Z1 नहीं था 1 अपॉन Z1 इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस जे ओमेगा C1. आप देख लीजिए मैंने पूरा डायग्राम उल्टा बोल दिया. क्लियर है? अब फिजिक्स एक लाइन की करेंगे. कैसे करेंगे फिजिक्स एक लाइन की? कुछ भी नहीं, यहीं पे करो. Z1 अपॉन Z2 इक्वल टू Z3 अपॉन Z4 को शुरू से ही लिखो बेटा तुम. Z4 अपॉन Z2 इक्वल टू Z3 इंटू 1 बाई Z1. कुछ मत करो. Z4 की जगह क्या लिख दो R4 प्लस जे ओमेगा L. Z2 को क्या लिखोगे R2, Z3 को R3, इसको क्या लिखोगे 1 अपॉन R1 प्लस जे ओमेगा C1. इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स तो यहाँ से रियल पार्ट क्या होगा R4 अपॉन R2 इक्वल टू R3 अपॉन R1. एक काम खत्म. और दूसरा क्या होगा ओमेगा L अपॉन R2 इक्वल टू ओमेगा C1 इंटू R3. ओमेगा ओमेगा कट गया. L अपॉन R2 इक्वल टू क्या चीज R3 इंटू C1 तो L इक्वल टू C1 R2 इंटू R3. फिजिक्स एक लाइन की होती है केवल. ऐसे आप कोई भी डेरिवेशन को छोटा कर सकते हो. क्लियर? तो उम्मीद है मजा आई होगी. हम लोगों ने कर लिया मैक्सवेल एलसी ब्रिज. अब अगली वीडियो में अगले ब्रिज के साथ मिलेंगे. ठीक है? तब तक आप लोग नाश्ता पानी कर लीजिए और मैं भी नाश्ता पानी कर लेता हूँ. मिलते हैं ब्रेक के बाद.